हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सबा परवीन। और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नई सीरीज़। और ये सीरीज़ हमारी एसएससी एमटीएस 2025 के लिए है, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी के जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एमसीक्यू। तो आज हम पहली क्लास है ये हमारी, ठीक है, ये हमारी फर्स्ट क्लास है। और आज इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 1 अक्टूबर 2024 के शिफ्ट 1 के जी के जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एमसीक्यू। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए और ये वीडियो आप ज़रूर देखें, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने से ही हमें पता चलता है कि पेपर में किस तरीके के एग्जाम में यानी किस तरीके के क्वेश्चन आंसर आते हैं। तो आप अपनी प्रीवियस ईयर क्लास को एक भी नहीं छोड़ें। और मैं आपको जितनी भी क्लासेस से करवाती हूँ तो आप इन्हें ज़रूर देखें और वीडियो को पूरा देखें। और वीडियो पसंद आती हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम अपनी पहली क्लास स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको अपना थॉट बताऊं जो आज मैंने लिखा है, ठीक है। तो आज का मेरा थॉट है, तड़प होनी चाहिए कामयाबी के लिए, सोच और सपने तो हर कोई देखता है। तो हमें सिर्फ तड़प होनी चाहिए कामयाबी के लिए, ठीक है, क्योंकि सोच तो सब कोई लेते हैं और सपने भी सभी देख लेते हैं, और पूरा करने की ताकत किसी किसी में ही होती है। तो वो ताकत आप में ज़रूर होनी चाहिए। तो इसके साथ अब आज हम अपनी फर्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए तो आज की हमारी फर्स्ट क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास अरविंद अडिगा द्वारा नहीं लिखा गया है? तो कौन सा उपन्यास है? लास्ट मैन इन टावर, द इंग्लिश टीचर, द वाइट टाइगर या सिलेक्शन डी? तो इनमें से कौन सा उपन्यास है जो कि अरविंद अडिगा द्वारा नहीं लिखा गया है? ओके, तो लास्ट मैन इन टावर ये तो अरविंद अडिगा द्वारा लिखा गया है। द इंग्लिश टीचर तो ये है नहीं लिखा गया है, ठीक है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, द इंग्लिश टीचर, ये अरविंद अडिगा द्वारा नहीं लिखा गया है। द वाइट टाइगर ये भी अरविंद अडिगा द्वारा लिखा गया है। और सिलेक्शन डे ये भी अरविंद अडिगा द्वारा लिखा गया है। अरविंद अडिगा को द वाइट टाइगर के लिए, ठीक है ना, द वाइट टाइगर उपन्यास के लिए इन्हें 2008 में मैन बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ था, ठीक है। मैन बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ था अरविंद अडिगा को द वाइट टाइगर के लिए, ठीक है। फिर हम बात करें द इंग्लिश टीचर, यह किसका उपन्यास है? तो ये है आर के नारायण का, ठीक है। आर के नारायण के द्वारा लिखा गया है ये, ठीक है, द इंग्लिश टीचर। ओके, चलिए तो हम नेक्स्ट करते हैं। सो नेक्स्ट है, फरवरी 1947 में लॉर्ड बेविल के स्थान पर भारत के वायसराय के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो फरवरी 1947 में लॉर्ड बेविल के स्थान पर भारत के वायसराय के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? लॉर्ड विलिंगडन, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड इरविन या लॉर्ड माउंटबेटन? तो किसे नियुक्त किया गया था लॉर्ड बेविल के स्थान पर? तो यह किया गया था लॉर्ड माउंटबेटन को। ओके, राइट आंसर है ऑप्शन डी, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन यह अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। ओके, अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। लॉर्ड माउंटबेटन, इनके कार्यकाल में क्या हुआ था? तो इनके कार्य में भारत विभाजन हुआ था, ठीक है, भारत विभाजन हुआ था, ठीक है ना, भारत का विभाजन हुआ था। ओके, फिर अब हम बात करें लॉर्ड विलिंगडन की। तो लॉर्ड विलिंगडन यह भी वायसराय थे, ठीक है। लॉर्ड विलिंगडन ये वायसराय थे और इनके कार्यकाल में क्या हुआ था? तो इनके कार्यकाल में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ था, ठीक है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ था कहाँ पर? ये हुआ था लंदन में। ओके, फिर लॉर्ड लिनलिथगो, तो लॉर्ड लिनलिथगो यह भी भारत के वायसराय थे और इन्होंने, इनके कार्यकाल में क्या हुआ? तो इनके कार्यकाल में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी, ठीक है ना, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई इनके कार्यकाल में, लॉर्ड लिनलिथगो कार्यकाल में। और इनके कार्यकाल में
फॉरवर्ड ब्लॉक की नींव रखी गई। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक की नींव रखी गई। फिर क्रिप्स मिशन की शुरुआत हुई, क्रिप्स मिशन की शुरुआत हुई और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। ठीक है ना, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी लॉर्ड लिनलिथगो के कार्यकाल में। ठीक है, फिर बात करें लॉर्ड इरविन, तो लॉर्ड इरविन यही भारत के वायसराय थे और इनके कार्यकाल में गांधी इरविन समझौता हुआ था। ठीक है, गांधी इरविन समझौता हुआ था। ठीक है ना, ये महात्मा गांधी और इरविन के बीच हुआ था ये समझौता, जिसे गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। ठीक है, और इनके कार्यकाल में साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी। ठीक है ना, साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में। ओके, चलिए तो हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है हॉर्नबिल उत्सव प्रतिवर्ष निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है। तो हॉर्नबिल महोत्सव ये प्रतिवर्ष किस राज्य में आयोजित किया जाता है, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा या गोवा। तो हॉर्नबिल महोत्सव यह हर साल आयोजित किया जाता है नागालैंड में। ओके, राइट आंसर है ऑप्शन ए, नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव हर साल मनाया जाता है और यह उत्सव हॉर्नबिल पक्षी के सम्मान में मनाया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है भारत के चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त वह दल जो लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव में 4 या अधिक राज्यों में कुल मतों का कम से कम डैश प्राप्त करता है और साथ ही 4 लोकसभा सीटें जीतता है, उसे राष्ट्रीय दल कहा जाता है। तो भारत के चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त वह दल जो लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव में 4 या अधिक राज्यों में कुल मतों को कम से कम डैश प्राप्त करता है, तो कम से कम 6%। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन डी, कम से कम 6% प्राप्त करता है और साथ ही 4 लोकसभा सीटें जीतता है, तो उसे राष्ट्रीय दल कहा जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है कौन सा संगीत युगल बनारस घराने की ख्याल गायन परंपरा का हिस्सा है। तो कौन सा संगीत युगल बनारस घराने की ख्याल गायन परंपरा का हिस्सा है, राजन और साजन मिश्रा, सलामत अली और नजाकत अली खान, सुभान काशिम और सुभान बाव, संध्या और प्रसन्न बैनर्जी। तो संगीत युगल बनारस घराने की ख्याल गायन परंपरा का हिस्सा है, तो ये हैं राजन और साजन मिश्रा। राइट आंसर ऑप्शन ए, राजन और साजन मिश्रा। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है निवास स्थान के अलावा सैलामेंडर और घर की दीवार पर रहने वाले छिपकली में अंतर का आधार निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है। तो निवास स्थान के अलावा सैलामेंडर और घर की दीवार पर रहने वाली छिपकली के अंतर का आधार कौन सा हो सकता है, अंडे देने की विशेषता, अनियत तापी, त्वचा पर सल्क या 3 कक्षीय हृदय। तो जो इनमें से अंतर का आधार है तो ये हो सकता है त्वचा पर सल्क। राइट आंसर है ऑप्शन सी, त्वचा पर सल्क। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है भारतीय क्रिकेटर सौरभ गांगुली ने किस स्टेडियम में अपनी टी शर्ट उतारकर लहराई थी। तो भारतीय क्रिकेटर सौरभ गांगुली ने किस स्टेडियम में अपनी टी शर्ट उतारकर लहराई थी। तो यह लहराई थी उन्होंने लॉर्ड्स स्टेडियम इंग्लैंड में। राइट आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड्स स्टेडियम इंग्लैंड में सौरभ गांगुली ने उत्साहित होकर स्टेडियम में अपनी टी शर्ट उतारकर लहराई थी। ठीक है, और ये कब हुआ था ये क्रिकेट मैच, तो ये हुआ था 13 जुलाई 2002 में। ठीक है, 13 जुलाई 2002 में हुआ था, ये हुआ था भारत और इंग्लैंड के बीच। ठीक है, भारत और इंग्लैंड के बीच ये हुआ था। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट है पीएम स्वनिधि योजना 2020 भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा चलाई जाती है। तो पीएम स्वनिधि योजना ये भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा चलाई जाती है,
श्रम और रोजगार मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय या ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो यह योजना भारत सरकार के मंत्रालय द्वारा चलाई जाती है, तो यह चलाई जाती है आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा। ओके, राइट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के बाद भारत पर ब्रिटिश क्राउन के नाम से शासन होने लगा? तो किस अधिनियम के बाद भारत पर ब्रिटिश क्राउन के नाम से शासन होने लगा? तो ये होने लगा था भारत सरकार अधिनियम 1858 के। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1858 के बाद भारत पर ब्रिटिश क्राउन के नाम से शासन होने लगा। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, संसद रत्न पुरस्कार 2023 में निम्नलिखित में से किसने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्त किया? तो संसद रत्न पुरस्कार 2023 में, ठीक है, किसने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्त किया? नागेंद्र सिंह, एच.डी. देवेगौड़ा, लक्ष्मी नारायण यादव या टी.के. रंगराजन? तो यह पुरस्कार प्राप्त किया था टी.के. रंगराजन ने। राइट आंसर है ऑप्शन डी। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। राष्ट्रीय न्यायिक आयोग विधेयक, जो राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के माध्यम से न्यायाधीशों की नियुक्ति को विनियमित करने वाला एक निजी सदस्य विधेयक है, राज्यसभा में कब पेश किया गया था? तो राष्ट्रीय न्यायिक आयोग विधेयक, ठीक है, राष्ट्रीय न्याय आयोग विधेयक जो कि राष्ट्रीय न्याय आयोग के माध्यम से न्यायाधीशों की नियुक्तियों को विनियमित करने वाला एक निजी सदस्य विधेयक है। ठीक है, तो राज्यसभा में यह कब पेश किया गया था? तो यह पेश किया गया था दिसंबर 2022 में। राइट आंसर है ऑप्शन डी। ओके, चलिए नेक्स्ट है, मुगल बादशाह बाबर किस सूफी सिलसिले का अनुयायी था? तो मुगल बादशाह बाबर यह किस सूफी सिलसिले का अनुयायी था? नक्शबंदी, सोहरावर्दी, कादरी या चिश्ती? तो जो मुगल बादशाह बाबर हैं तो यह नक्शबंदी सिलसिले, ठीक है, नक्शबंदी सूफी सिलसिले का अनुयायी था। ओके, अब हम यहाँ पे बात करें बाबर की। ठीक है, तो बाबर इसने मुगल वंश की स्थापना की थी। ठीक है, मुगल वंश का संस्थापक था। ठीक है, बाबर यह मुगल वंश का संस्थापक था। इसने 1526 से 1530 तक शासन किया था बाबर इसने पानीपत का प्रथम युद्ध किया था जो कि 1526 में हुआ था। यह किसके बीच हुआ था? तो यह हुआ था बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ठीक है, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था, जिसके बाद बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। ओके, बाबर ने कौन कौन सी इमारतें बनवाई? तो बाबर ने जो इमारतें बनवाई या जिन चीज़ों का निर्माण करवाया, तो बाबर ने बाबरी मस्जिद बनवाई। ठीक है, बाबरी मस्जिद बनवाई इसने, और इसने काबुल मस्जिद बनवाई, काबुल मस्जिद बनवाई। इसके अलावा इसने एवेन्यू गार्डन बनवाया। ठीक है ना, एवेन्यू गार्डन बनवाया। ठीक है ना, उद्यान में एवेन्यू गार्डन बनवाया था। ठीक है ना, बाबर ने। ओके, बाबर ने जामा मस्जिद का निर्माण भी करवाया था। ठीक है, फिर अब बात करें हम बाबर के युद्धों की, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है ना, बाबर के युद्ध। तो बाबर के युद्धों को मैं आपको ट्रिक से याद कराऊंगी ताकि आपको जल्दी और अच्छे तरीके से याद हो जाए, ताकि आप उसे कभी भी ना भूलें। ठीक है, तो इसे हमेशा ट्रिक से ही याद रखिएगा ताकि आपसे बन जाए। ठीक है, तो हम पहले इसकी ट्रिक देखते हैं युद्धों की। ठीक है, तो इसकी ट्रिक है पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, चांद देखा, घर गया और मर गया।
ठीक है, ये इसकी ट्रिक है। पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया, मर गया। सबसे पहले पानी पिया से पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि 1526 में हुआ था, और ये हुआ था बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच। ठीक है, फिर उसके बाद खाना खाया से खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। ओके, खानवा का युद्ध 1527 में ये हुआ था बाबर वर्सेस राणा सांगा के बीच। ठीक है, फिर चांद देखा से चंदेरी का युद्ध जो कि 1528 में हुआ था, और ये हुआ था बाबर वर्सेस मेदिनी राय के बीच। ठीक है, बाबर वर्सेस मेदिनी राय के बीच युद्ध हुआ था। फिर उसके बाद घर गया से घाघरा का युद्ध। ठीक है, घाघरा का युद्ध ये हुआ था 1529 में, और ये हुआ था बाबर वर्सेस महमूद लोदी के बीच। ठीक है, बाबर वर्सेस महमूद लोदी के बीच ये युद्ध हुआ था घाघरा का। ठीक है, फिर उसके बाद मर गया से इनकी मृत्यु हो गई थी, ये हुई थी 1530 में, जिसके बाद इन्हें एवेन्यू गार्डन में दफनाया गया था, यानी कि यहाँ पर इनका मकबरा बनाया गया। ठीक है ना, इनका मकबरा बना है एवेन्यू गार्डन में बाबर का। ओके, तो आप इसे ट्रिक से करेंगे तो आपको बहुत ही जल्दी और इजी तरीके से याद हो जाएगा, तो आप इसी से याद करें। और जो भी यहाँ पे मैं आपको डिटेल बताती हूँ आप उसके नोट्स ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि नोट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, गोवा के निम्नलिखित में से किस नृत्य का प्रदर्शन मराठा योद्धाओं की पुर्तगालियों पर विजय का जश्न मनाने के लिए किया जाता है? तो गोवा के किस नृत्य का प्रदर्शन मराठा योद्धाओं को पुर्तगालियों पर विजय का जश्न मनाने के लिए किया जाता है? घोड़े मोडनी, जैमेदो, मोरूलैम या गोफ? तो जो नृत्य प्रदर्शन मराठा योद्धाओं को पुर्तगालियों पर विजय का जश्न मनाने के लिए किया जाता है तो वो है घोड़े मोडनी। राइट आंसर है ऑप्शन ए। ओके, चलिए नेक्स्ट है, CS3-CS218-CS3 का IUPAC नाम क्या है? तो इसका IUPAC नाम क्या है? तो इसका नाम है आइसोकेन। राइट आंसर है ऑप्शन सी, आइसोकेन इसका नाम है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कथक नर्तक को 2022 का पद्मश्री मिला? तो इनमें से किस कथक नर्तक को 2022 का पद्मश्री पुरस्कार मिला? तो यह मिला है कमलिनी और नलिनी अस्थाना को। राइट आंसर है ऑप्शन सी, कमलिनी और नलिनी अस्थाना को कथक नृत्य को 2022 का पद्मश्री पुरस्कार मिला। ठीक है, कथक ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथक यह शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश का। ठीक है, उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, कर्नाटक का बीदर किला आकार में अनियमित रूप से है। तो कर्नाटक का बीदर किला यह आकार में अनियमित रूप से है, तो यह है समचतुर्भुजाकार। राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, कर्नाटक का बीदर किला आकार में अनियमित रूप से समचतुर्भुजाकार है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, एक तटीय क्षेत्र में समुद्री जल की बाढ़ आ गई और आसपास के क्षेत्र में भारी मात्रा में नमक जमा हो गया। कुछ दिनों बाद यह देखा गया कि कई पौधों का जीवन काल समाप्त हो गया। इन कथनों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा पौधों की मृत्यु का सबसे संभावित कारण है? तो पहला है समुद्री जल में उत्पन्न कीटाणुओं के संक्रमण के कारण पौधों की मृत्यु हो गई। दूसरा, सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति के कारण पौधों की मृत्यु हो गई। तीसरा, पौधों की कोशिकाओं में प्लाज्मोलिसिस के कारण पौधों की मृत्यु हो गई। फिर है समुद्री जीवों द्वारा खाए जाने के कारण पौधों की मृत्यु हो गई। तो इनमें से कौन सा पौधों की मृत्यु का सबसे संभावित कारण है? तो इनका कारण है कि पौधों की कोशिकाओं में प्लाज्मोलिसिस के
कारण पौधों की मृत्यु हो गई। ओके, राइट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौसम भारत में अनुभव नहीं किया जाता है। तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार कौन सा मौसम भारत में अनुभव नहीं किया जाता है। दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम, गर्मी का मौसम, भूमध्य रेखा मौसम या ठंड का मौसम। तो जो मौसम भारत में अनुभव नहीं किया जाता वो है भूमध्य रेखीय मौसम। राइट आंसर ऑप्शन सी। ओके, चलिए नेक्स्ट है, बावड़ियों को पारंपरिक रूप से उपयोग किस लिए किया जाता है। तो बावड़ियों का पारंपरिक रूप से पानी का भंडार और पुनर्भरण में उपयोग किया जाता है। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन ए, बावड़ियों का पारंपरिक रूप से उपयोग पानी का भंडार और पुनर्भरण के लिए किया जाता है। ओके, चलिए तो हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, आईसीसी टी20 विश्व कप 2021 टूर्नामेंट में भारतीय मैच रेफरी कौन थे। तो आईसीसी टी20 विश्व कप 2021 टूर्नामेंट में भारतीय मैच रेफरी राहुल द्रविड़, वेंकटेश प्रसाद, सुनील गावस्कर या जवागल श्रीनाथ। तो जो आईसीसी टी20 विश्व कप 2021 टूर्नामेंट भारतीय मैच रेफरी थे तो ये थे जवागल श्रीनाथ। राइट आंसर ऑप्शन डी। ओके, चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार भारतीय नागरिकों पर डैश वर्ष की आयु से लागू होता है। तो भारतीय संविधान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार भारतीय नागरिकों पर 18 वर्ष की आयु से लागू होता है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, 18 वर्ष। ठीक है, 1900 सबसे पहले 21 वर्ष में वोट दिया जाता था। ठीक है ना, पर 1988 में 61वें संशोधन अधिनियम द्वारा, ठीक है, 1988 में 61वें संशोधन अधिनियम द्वारा 21 वर्ष से हटाकर, ठीक है ना, 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। ठीक है ना, आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने मौर्य काल की ब्राह्मी लिपि को समझा था। तो किसने मौर्य काल की ब्राह्मी लिपि को समझा था। जेम्स मिल, जेम्स प्रिंसेप, रखालदास बनर्जी या हर्बर्ट होप रिसेले। तो जिसने मौर्य काल की ब्राह्मी लिपि को समझा था तो ये थे जेम्स प्रिंसेप। राइट आंसर है ऑप्शन बी। ओके, चलिए नेक्स्ट है, सामान्य तौर पर घाटा को डैश अवधारणा माना जाता है। तो सामान्य तौर पर घाटा को प्रवाह, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी, सामान्य तौर पर घाटा को प्रवाह अवधारणा माना जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग को कार्यशील जनसंख्या या कार्यशील आयु माना जाता है। तो भारत में किस आयु वर्ग को कार्यशील जनसंख्या या कार्यशील आयु माना जाता है। 50 से 40 वर्ष, 0 से 60 वर्ष, 15 से 59 वर्ष या 25 से 65 वर्ष। तो जो आयु वर्ग है कार्यशील जनसंख्या कार्यशील आयु माना जाता है भारत में, तो ये है 15 से 59 वर्ष। राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट करते हैं और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है, भारत में ब्रॉड गेज रेलवे नेटवर्क की अनुमानित चौड़ाई क्या है। तो भारत में ब्रॉड गेज रेलवे नेटवर्क की अनुमानित चौड़ाई है 1.6 मीटर। राइट आंसर ऑप्शन बी। ओके, तो ये थी आज की हमारी क्लास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, ये हमारी फर्स्ट क्लास थी। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय। थैंक यू।